हेलो दोस्तों, रौनक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। समकालीन भारत। हेलो दोस्तों, रौनक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। समकालीन भारत कक्षा 10 संसाधन का विकास, संसाधन व उनका विकास। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। आपका सीधा प्रश्न आ सकता है कि संसाधन से हमारा क्या तात्पर्य है। संसाधन से हमारा तात्पर्य है पर्यावरण में उपलब्ध ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है। प्रकृति में या पर्यावरण में उपलब्ध ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करे, पूरी करे, और ये वस्तु आर्थिक रूप से संभावी हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। सांस्कृतिक रूप से क्या हो, मान्य हो। ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, संसाधन। परीक्षा में प्रश्न आता है कि संसाधन किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए ऐसी वस्तु जो पर्यावरण में उपलब्ध है, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती हो और आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे, संसाधन। दूसरा पॉइंट इसमें बनता है कि संसाधन के प्रकार बताओ। तो संसाधन के दो प्रकार है। एक तो मानवीय निर्मित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका निर्माण मानव ने स्वयं ने किया है, और ऐसे संसाधन जो प्रकृति में प्राप्त है वो प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन, तो संसाधन का वर्गीकरण दो प्रकार से है, मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। जिनका निर्माण मानव स्वयं ने किया है उनको मानवीय संसाधन भी कहते हैं और कृत्रिम संसाधन भी कहते हैं। और ऐसे संसाधन जो प्रकृति से हमें सीधे रूप से प्राप्त हुए उनको प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। आगे प्रश्न है, संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है और संसाधनों का अलग अलग वर्गीकरण बताइए। तो सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ऐसे संसाधन जिसमें जीवन विद्यमान है, क्या विद्यमान है, जीवन विद्यमान है, जिसमें जीव का अंश है, उन संसाधनों को जैव संसाधन कहेंगे। और ऐसे संसाधन जिसमें जीव का अंश नहीं है उनको अजैव संसाधन कहेंगे। सीधा बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आएगा, जैव और अजैव संसाधन में क्या अंतर है। तो ऐसे संसाधन जिनमें जीवन विद्यमान है, जीव का अंश है, उनको जैव संसाधन कहेंगे, और जिसमें जीवन विद्यमान नहीं है उनको अजैव संसाधन कहेंगे। फिर देखते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार है, एक तो नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, ऐसे संसाधन जिसका एक बार प्रयोग होने के बाद में पुनः प्रयोग संभव है, उनको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्य की रोशनी हमें एक दिन मिलती है, उसके बाद में दूसरे दिन भी मिलती है, तो एक ऐसा संसाधन है नवीकरणीय संसाधन, जिसको सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन जिसका एक बार प्रयोग होने के बाद में पुनः प्रयोग होना संभव नहीं है, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे धरती से प्राप्त कोयला, दूसरा है पेट्रोल, डीजल, ये सभी कैसे संसाधन है, अनवीकरणीय। और नवीकरणीय संसाधन कैसे है, कौन कौन से है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। आगे देखते हम स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार है। व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पर व्यक्ति स्वयं का नियंत्रण होता है, स्वयं का अधिकार होता है, उनको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन, जिस पर पूरे समुदाय का नियंत्रण होता है उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। और जिस पर पूरे राष्ट्र का नियंत्रण होता है उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और जिस पर पूरे विश्व का नियंत्रण होता है, ऐसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आगे देखते हैं, विकास के आधार पर ऐसे संभावी संसाधन, विकसित भंडार और संचित कोष। संभावी संसाधन मतलब कहीं स्थान पर संसाधन प्राप्त होने की संभावना है तो वो संभावी संसाधन कहलाएगा। यदि संसाधन उपलब्ध है और उसके भंडार है तो वो विकसित भंडार कहलाएगा। और संसाधन जमीन के अंदर है या फिर उसकी संभावना है और अपन श्योर है कि वहां पे संसाधन है तो वो संचित कोष में माना जाएगा। अब इसमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में जो प्रश्न पूछ सकता है वो है, संसाधन किसे कहते हैं,
पर्यावरण में उपलब्ध ऐसी वस्तु जो आर्थिक रूप से संभावी हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाती है। दो प्रकार, मानवीय संसाधन जिसको कृत्रिम संसाधन भी कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, या फिर इसमें अंतर पूछ सकता है, जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय किसे कहते हैं। इसके बारे में आपको डिफरेंट पूछ सकता है। एक बार इसका देखिए, अंतरराष्ट्रीय संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो, राष्ट्रीय संसाधन जिस पर एक राष्ट्र का अधिकार हो, सामुदायिक संसाधन जिस पर एक समुदाय का अधिकार हो, और व्यक्तिगत संसाधन जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार हो। अनवीकरणीय संसाधन जिसका एक बार उपयोग होने के बाद में पुनः उपयोग होना संभव नहीं है, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे हम देखते हैं कोयला और पेट्रोल और डीजल, गाड़ी में एक बार पेट्रोल भरवा दिया, जब पेट्रोल की टंकी खत्म होगी तब गाड़ी रुक जाएगी, ऑब्वियसली गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल एक अनवीकरणीय संसाधन है, उसको पुनः रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन इसका एक बार प्रयोग होने के बाद में पुनः प्रयोग होना संभव है, उनको नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अब आगे प्रश्न आता है, एक प्रश्न और है कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। सतत पोषणीय विकास, आगे वाले बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। ऐसा विकास करना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रख के किया जाए, ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, किसको, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रख के, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रख के किया जाए, ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। एक प्रश्न इसमें और आता है पृथ्वी सम्मेलन के बारे में कि पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले 1992 में हुआ था, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो आपको क्या देखना है, पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ था, 1992 में, और कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो ये कहाँ पे स्थित है, ये ब्राजील में है। कहाँ पे है, ब्राजील में स्थित है। ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण है, पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था। आगे हम देखते हैं कि हमें संसाधनों का नियोजन करना क्यों आवश्यक है। नियोजन क्यों आवश्यक है, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ऊपर करके आता है कि संसाधन का संतुलित विकास करने के लिए, संतुलित विकास करने के लिए हमें संसाधन का नियोजन आवश्यक है। क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में जो अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं, तो कहीं पे संसाधन अधिक पाए जाते हैं और कहीं पे संसाधनों की क्या होती है, कमी होती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए संसाधन का संतुलित विकास करने के लिए, सभी को प्राप्त हो जाए, सभी को संभावी बन जाए, इसके लिए हमें संसाधन का क्या करना है, नियोजन करना है। तो भारत में संसाधन नियोजन के विभिन्न सोपान कौन कौन से हैं, किन तरीकों से हम संसाधन का नियोजन कर सकते हैं। हम विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान करेंगे और उनकी तालिका बनाएंगे कि भाई किस राज्य में कौन सा संसाधन सबसे ज्यादा है। जैसे गुजरात में सबसे ज्यादा क्या है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है, राजस्थान के खेतड़ी में सबसे ज्यादा क्या है। तो सबसे पहले हम विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की क्या करेंगे, पहचान करेंगे और एक उपयुक्त क्या बनाएंगे, तालिका बनाएंगे। फिर उस संसाधन के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचा तैयार करेंगे। उस संसाधन के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचा तैयार करेंगे। उसके बाद में संसाधन विकास योजना बनाएंगे और संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में हम क्या स्थापित करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे। हम क्या करने के लिए, संसाधन का नियोजन करने के लिए। संसाधन का नियोजन क्यों आवश्यक है, एक संतुलित विकास करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रदेश ऐसे होते हैं जहां पे संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और बहुत सारे प्रदेश ऐसे होते हैं जहां पे संसाधन की क्या होती है, कमी होती है। इसलिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, नियोजन करेंगे। तो भारत में संस्थागत संसाधन नियोजन को समझाना है तो क्या समझेंगे, हम विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान करेंगे और एक उपयुक्त तालिका बनाएंगे। उस संसाधन के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचा तैयार करेंगे। हम संसाधन विकास योजना बनाएंगे। उस विकास में और राष्ट्रीय विकास योजना में हम समन्वय स्थापित करेंगे। इसके बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास में
लोगों का पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु लोगों की पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। मतलब हमारे पास में संसाधन इतने हैं कि लोगों का पेट आराम से भर जाए, उनकी लालसा पूरी करने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। है भूमि से, और भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इस पर वनस्पति, जीव जंतु और प्राणी सभी रहते हैं। लोग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्रिया करते हैं और परिवहन करते हैं। प्रश्न आ सकता है कि भूमि उपयोग समझाओ। तो भूमि का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। भूमि का विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? भूमि उपयोग कहते हैं। जो वन की भूमि होती है, उस जो वन के लिए भूमि होती है वो वन भूमि कहलाएगी। और कृषि के अनुपलब्ध भूमि कौन सी होगी? कृषि के लिए जो अनुपलब्ध भूमि है वो बंजर भूमि होगी, और एक कृषि अयोग्य भूमि होगी, और गैर कृषि प्रयोजन में लगी हुई भूमि होगी। जैसे गैर कृषि प्रयोजन में क्या है? कहीं इमारत बना दी, फैक्ट्री बना दी, इमारत, फैक्ट्री, ये सभी जो लगेगी वो कहाँ पे, इसमें जो भूमि लगेगी वो उसको क्या कहेंगे? गैर कृषि प्रयोजन में लगी भूमि। देखते हैं प्रतिभूमि, कृषि अयोग्य भूमि जिसमें चारागाह आते हैं, जो पशुओं के चराने के स्थान होते हैं। गोचर भूमि आती है जहाँ पे गाय चरती है। वृक्ष आते हैं, उद्यान आते हैं, ये सभी किस में आते हैं? प्रतिभूमि में। फिर कृषि अयोग्य बंजर भूमि, ऐसी भूमि जिस पर 5 से 6 वर्ष के बाद में खेती की जाती है उसको कृषि योग्य प्रतिभूमि कहेंगे। प्रतिभूमि में एक वर्तमान प्रति आती है जिसमें 1 वर्ष के अंतराल में, जैसे वर्तमान में 1 वर्ष को छोड़ करके दूसरे वर्ष वहां पे क्या की जाती है? खेती की जाती है, उसको वर्तमान प्रतिभूमि कहेंगे। और जहाँ पे 3-4 वर्ष के बाद में खेती की जाती है, 3-4 वर्ष उसको पड़ा रहने दिया जाता है खेत को, फिर खेती की जाती है, उसको प्रतिभूमि कहेंगे। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ऐसी भूमि जहाँ पे प्रत्येक वर्ष खेती की जाती है, फसल उगाई जाती है और फसल को काटा जाता है, उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। भूमि उपयोग की जो प्रारूप है उसको समझना है तो अपने को क्या देखना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, उसमें 93% भाग पर खेती की जाती है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, उसके 93% भाग पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। और जो कुल संचित क्षेत्रफल का है वो 54% भाग है। आगे देखते हैं, पंजाब और हरियाणा में 80% भाग पर खेती की जाती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और एक और है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे केवल 10% भाग पर खेती की जाती है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत तय किया गया था कि 33% भाग पर वन होने चाहिए, परंतु इतने प्रतिशत भाग पर वन नहीं है, इसका प्रतिशत है वो कम है। वापिस देखते हैं, भारत में भूमि का उपयोग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, उसके 93% भाग पर खेती की जाती है और कुल संचित क्षेत्रफल का 54% भाग है। पंजाब और हरियाणा में 80%, 18% भाग पर खेती की जाती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार में 10% भाग पर खेती की जाती है। और राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। जमीन का मतलब क्या? भूमि। तो भूमि की उत्पादन और गुणवत्ता में क्या आना? कमी आना। भूमि की उत्पादन और गुणवत्ता में कमी आना क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भूमि की उत्पादन और गुणवत्ता में कमी आना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो भूमि निम्नीकरण के सबसे कारण कौन से, मतलब सबसे प्रमुख कारण कौन से, किन कारणों से भूमि निम्नीकरण हो रही है? तो आपको लिखना है, अति सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है, अति पशुचारण के कारण भी भूमि निम्नीकरण होना है, और वनों उन्मूलन, मतलब वनों का उन्मूलन होना, वनों का नष्ट होना, इसी के कारण भी भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। भूमि का लवणीय और सारी होना, जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता रहती है वो कम हो जाती है, और भूमि का अत्यधिक खनन करने से भी भूमि निम्नीकरण होता है। भूमि की उत्पादनता और गुणवत्ता में कमी आना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। और इसके कारण कौन कौन से है? पहला कारण अत्यधिक सिंचाई करना, दूसरा अत्यधिक पशुचारण, वनोन्मूलन, भूमि का लवणीय और सारी होना, और अत्यधिक खनन होना। फिर आता है कि भूमि निम्नीकरण
कि संरक्षण के उपाय क्या है, इस समस्या का समाधान के उपाय क्या है, तो हमें वनोरोपण करना चाहिए, अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा है पेड़ों की रक्षक मेखला बनानी है। पेड़ों की जब रक्षक मेखला बनेगी तो पानी के बहाव के साथ में भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा। चारागाहों पर नियंत्रण करना चाहिए और खनन पर नियंत्रण होना चाहिए। बंजर भूमि का प्रबंधन करना चाहिए। ये सभी संरक्षण के उपाय है। बोर्ड के एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा, भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं, तो भूमि की उत्पादनता और गुणवत्ता में कमी आना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। इसके कारण बताओ, तो इसके कारण 4-5 है और इसके संरक्षण के उपाय है वनारोपण करना, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना, चारागाहों पर नियंत्रण करना, खनन पर नियंत्रण करना और बंजर भूमि का क्या करना, विकास करना। आगे देखते हैं अपन, मिट्टी के प्रकार बताओ, भूमि के प्रकार। आगे वाला पॉइंट है संसाधन व विकास में मृदा के प्रकार बताओ। बोर्ड के एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा कि भारतीय मृदा के कितने प्रकार है, तो आपके दिमाग में उत्तर होना चाहिए। यदि ऑप्शनल टाइप प्रश्न आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, तो भारतीय मृदा के 6 प्रकार है। कितने प्रकार है? 6। अब 6 प्रकार में एक एक का वर्णन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मृदा। सबसे महत्वपूर्ण मृदा है जलोढ़ मृदा। उत्तर का विशाल मैदान इसी मृदा से बना हुआ है। इस मृदा के निर्माण में हिमालय की 3 नदियां महत्वपूर्ण है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार है, एक तो बांगर है, एक खादर है। अब यहां से ही प्रश्न पूछ लेता है बागर और खादर में अंतर बताओ, तो नवीन जलोढ़ है वो तो खादर है और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है वो बांगर कहलाती है। यही आपको देखना है। इसके कण है वो महीन होते हैं और इसके कण थोड़े मोटे होते हैं। इसमें 2 अंतर है, आप ध्यान रखना है इसका। दूसरी काली मृदा। काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं, इसको कपास की मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इस काली मृदा में सबसे ज्यादा जिस फसल का उत्पादन होता है वो है कपास। इसका निर्माण लावा से हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण हुआ है। दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम भाग में काली मृदा पाई जाती है। यदि कभी राज्य का भी प्रश्न आ जाता है कि काली मृदा किन राज्यों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा, इन 3 राज्यों का नाम आपको याद करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत में इन्हीं राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। आगे बात करते हैं लाल व पीली मृदा की। तो रवेदार आग्नेय जो चट्टान होती है इसमें लाल व पीली मृदा पाई जाती है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसका रंग लाल होता है वो लौह तत्व के कारण होता है, और इसका रंग जो पीला होता है वो जल योजन के कारण होता है। जल योजन परंपरा के कारण इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। आगे मृदा है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा एक ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है ईंट। अब इसको लेटेराइट मृदा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो रंग होता है वो ईंट के समान होता है। किसके समान होता है? ईंट के समान। यह उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। गहरी भी होती है और अम्लीय भी होती है। आपको बोर्ड के एग्जाम में जब प्रश्न आप पूछे कि मृदा के प्रकार बताओ, तो इन्हीं पॉइंटों का आपको वर्णन करना है। जैसे लेटेराइट मृदा, इसका वर्णन कैसे करोगे? लेटेराइट शब्द एक ग्रीक भाषा के लेटर से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ईंट, अर्थात इस मृदा का जो रंग होता है वो ईंट के समान होता है। यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। यह गहरी और अम्लीय होती है। उसके बाद में 5वीं मृदा है मरुस्थलीय मृदा, जो हमारे राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है वो मरुस्थलीय मृदा है। इसका रंग भूरा होता है। यह रेतीली व अम्लीय होती है। नमक की मात्रा इसमें ज्यादा होती है और राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है। आगे प्रश्न है कि वन मृदा। कौन सी मृदा? वन मृदा एक पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और सबसे ज्यादा मृदा का अपर्दन होता है वो वन मृदा से होता है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अपर्दन किसे कहते हैं? मृदा की ऊपरी परत का हटना। मृदा की ऊपरी परत का हटना, चाहे वो जल से हो, वायु से हो या अन्य प्राकृतिक कारणों से मृदा की ऊपरी परत का हटना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है वनोन्मूलन मृदा का अपर्दन का कारण हो, अत्यधिक पशुचारण है, अत्यधिक खनन है, ये सभी मृदा अपर्दन की क्या है? कारण है। ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन से तात्पर्य है मृदा की ऊपरी परत का प्राकृतिक या मानवीय कारणों से ऊपरी परत का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। इसके कारण है वनोन्मूलन, पशुचारण, खनन। खनन है वो मानवीय कारण है, वनोन्मूलन भी मानवीय कारण है, पशुचारण भी मानवीय कारण है। जल द्वारा जब हटती है, वायु द्वारा हटती है, तो वो प्राकृतिक कारण हो गए।